नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन में आज हम बात करेंगे रामजस कॉलेज को लेकर जो विवाद पैदा हुआ, सेमिनार को लेकर, गुरमेहर कौर की बातें और राष्ट्रवाद पर जो एक नया विमर्श सामने आ रहा है। ये अजीब दौर है जब बोलने की आज़ादी और देशभक्ति के बीच बनाम लगाया जा रहा है, मानो दोनों विलोम हों। सिर्फ कुछ गैर सरकारी संगठनों या सत्ताधारी खेमे में ही नहीं, मीडिया विमर्श में भी ये पहलू छाया हुआ है। सड़क चलता कोई भी तय करने लगता है कि कौन देशभक्त और कौन देशद्रोही है, मानो न्यायिक संस्थाओं ने निजी सेक्टर को ये काम आउटसोर्स कर दिया हो। जहां तक अभिव्यक्ति की आज़ादी का सवाल है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 के सब क्लास ए को 19(2) में व्याख्यायित करते हुए पहले से ही राज्य को बेशुमार अधिकार प्राप्त हैं कि वो चाहे तो विभिन्न प्रावधानों के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी पर वाजिब अंकुश लगा सकता है। फिर बोलने की आज़ादी को और सीमा में बांधने की बहस का क्या अर्थ है? विश्वविद्यालयों में क्या हो, क्या पढ़ाया जाए, सेमिनारों में कौन बोले, क्या बोले, ये कुछ स्वयंभू देशभक्त कैसे तय करेंगे? इस हालात पर देश के राष्ट्रपति ने भी चिंता जाहिर की है, लेकिन ये चिंता मीडिया में कितनी है? इन सवालों को मीडिया किस तरह देख रहा है? मीडिया फ्री स्पीच का बड़ा फोरम है, पर फ्री स्पीच बनाम देशभक्ति के मौजूदा विमर्श में वो स्वयं कहाँ खड़ा है? आज के मीडिया मंथन में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद जी, हमारे साथ हैं कविता कृष्णन, एपवा की कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ हैं शिव शक्ति बख्शी, कार्यकारी संपादक कमल संदेश, और साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार, लंबे समय तक हिंदू में काम कर चुके विनय कुमार। आप चारों का स्टूडियो में स्वागत है। और शुरुआत हम करते हैं अपूर्वानंद, आप स्वयं दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं। मीडिया में भले आप ना हो, लेकिन मीडिया के विमर्शों में आप लगातार मीडिया की बहसों में शामिल हैं। मैं समझना चाहता हूं कि रामजस कॉलेज में सेमिनार से उठा विवाद, गुरमेहर कौर की बातें और उन बातों पर जिस तरह की बातें उभर कर सामने आई, बातों से बातें बढ़ती गईं और अब तो पूरा देश ऐसा मन लगता है कि सभी उसमें शामिल हो गए। लेकिन हमारे देश के मीडिया में इस पूरे एपिसोड को, इस पूरे प्रकरण को जिस तरह कवर किया गया, अंग्रेजी के चैनलों में, हिंदी के चैनलों में और प्रिंट में भी, अगर आपसे मैं पूछूं कैसे समराइज करेंगे? मुझे इस बात का संतोष है कि प्रायः अंग्रेज़ी के जो संचार माध्यम हैं उन्होंने इसे गंभीरता से लिया और जो असल मुद्दा है, यानी बोलने की आज़ादी और सोचने की आज़ादी, उस पर चिंता जाहिर की। उन्होंने संतुलनवादी नज़रिया लेने की कोशिश नहीं की, जो आमतौर पर लोभ होता है कि आप जब गुरमेहर कौर के अधिकार की बात करने लगे तो आप फ़ौरन ये कहने लगे कि नहीं नहीं, लेकिन उसमें पाकिस्तानियों ने मारा था, इस बात को भी उठाया जाना चाहिए। तो इस प्रलोभन पर नियंत्रण किया अंग्रेज़ी मीडिया के बड़े हिस्से ने, इससे मुझे काफ़ी संतोष है। लेकिन दूसरी तरफ मुझे ऐसा लगा कि टेलीविज़न मीडिया के एक हिस्से को इसको लेकर दुविधा थी और उसे हमेशा ऐसा लग रहा था कि संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए यह कहना बहुत ज़रूरी है कि हालांकि गुरमेहर कौर को सुरक्षा दी जानी चाहिए और दूसरी चीज़ें दी जानी चाहिए, लेकिन वे अपरिपक्व हैं और उन्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए और इससे एक हिस्से को चोट पहुंच रही है वगैरह वगैरह। यहाँ तक कि यह भी ज़रूरी मालूम पड़ा मीडिया के एक हिस्से को कि वो एक सैनिक के वीडियो को बहुत प्रमुखता से दिखलाए, जिसमें वह सैनिक बार बार यह कह रहा है कि हमारे विश्वविद्यालयों में कुछ लोग क्यों सवाल उठा रहे हैं, और उसको इतनी प्रमुखता से दिखाया गया जैसे गुरमेहर कौर के संदेश के बराबरी का जवाब भारतीय सेना की तरफ से आ रहा है। और ये बहुत चिंताजनक था, क्योंकि यही कोशिश सत्ताधारी दल कर रहा है और यही कोशिश अगर मीडिया करने लगे कि एक छात्र को सेना के सामने खड़ा कर दे और एक सैनिक के वीडियो को बिना यह सवाल उठाए कि वह सेवा शर्तों का सीधा उल्लंघन है, और अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री उसको रिट्वीट कर रहे हैं तो वह भी सीधा उल्लंघन है, इस बात की तरफ इशारा किए बिना वह उसे प्रचारित कर रहा है, यह बहुत फिक्र का विषय है। शिव शक्ति बख्शी, मैं इस बहस के राजनीतिक पहलू पर नहीं चर्चा करना चाहता, क्योंकि उसके लिए जो आम बहस है टेलीविज़न चैनलों की या सेमिनार हैं उनमें हो रहा है। मैं मीडिया तक केंद्रित अपने को करना चाहता हूं कि मेरा प्रोग्राम मीडिया से जुड़ा हुआ है कि मीडिया में जो इस पूरे प्रकरण की कवरेज हुई है उसमें हम ये समझना चाहते हैं कि जो फ्री स्पीच का इशू है, बोलने सोचने की आज़ादी का, उसको राष्ट्रवाद या देशभक्ति के बनाम
ऐसा लगता है जैसे विलोम के तौर पे कई जगह पेंट किया गया कि क्योंकि राजनीतिक विमर्श में वो था, मीडिया में भी उसकी छाया पड़ी। ये क्या पहलू है, क्या इस प्रकार पेश किया जाना चाहिए और आप कैसे इन चीज़ों को देखते हैं? देखिए, असल में क्या है कि ये दो अलग अलग विषय हैं और इन दोनों पर बहस होती रही है, होना भी चाहिए। एक लोकतंत्र में बहस बराबर होती रहती है और एक स्वस्थ लोकतंत्र का यह प्रतीक है कि वह बहस लगातार चलती रहे, निरंतर चलती रहे और एक परिपक्व नज़रिए से उस पर बहस हो। लेकिन जहाँ तक मीडिया में एक वर्ग का सवाल है, अभी आप देखिए जो पूरी रामजस की घटना थी, अभी द हिंदू अखबार में एक तस्वीर छपी कि एबीवीपी के लोग किस तरह से मार रहे हैं, लेकिन वो तस्वीर किसकी थी? वो तस्वीर थी एसएफआई के दिल्ली प्रेसिडेंट का, मेरे पास है, ये पूरा वायरल हुआ सोशल मीडिया में। ये देखिए, ये तस्वीर है एसएफआई का, ये दिल्ली का प्रेसिडेंट है और ये मार रहा है और नीचे कैप्शन लगा है कि एबीवीपी के लोग मार रहे हैं। और इसके लिए द हिंदू ने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी और माफ़ी नहीं मांगकर, यानी कि ये मीडिया में किस प्रकार की मतलब उनके अपने जो बायस हैं, उस बायस को लेकर ये किस प्रकार से लोगों के बीच में जाते हैं। और ये जो पूरा जो संतुलन की बात कर रहे हैं और गैर संतुलन की, तो आप बराबर देखेंगे कि कुछ एक ऐसे यहाँ पर अंग्रेजी अखबार हैं जहाँ पर कि अल्टरनेटिव वॉइस के लिए तो स्पेस ही नहीं है। आप यदि अल्टरनेटिव वॉइस की कोई लेख की इनमें छपा हुआ दिखा दें कि किसी द हिंदू अखबार में, या और भी इस तरह के मैं नाम लेकर बोलता हूँ कि कोई ऐसा लेख है जो कि विद्यार्थी परिषद या जो कि मतलब न्यूट्रल, जहाँ से कि इनकी न्यूट्रलिटी को प्रूव किया जा सके कि ये न्यूट्रल हैं, लेकिन तब तो यह माना जा सकता है कि ये अपना कार्य ठीक से कर रहे हैं। लेकिन ये कि एक एक्टिविज्म के दौर पे यदि आपको राजनीति करनी है मीडिया के माध्यम से और आप अपने आप को एक्टिविस्ट बताकर अपने आप को पेश करना चाहते हैं समाज में, तब फिर राजनीति के मैदान में आइए। देखिए, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स और पॉलिटिकल एक्टिविटी, इन दोनों के बीच में जब घालमेल होता है तो इस तरह के विवाद खड़े होंगे और मीडिया भी इसका हिस्सा बनती है। लेकिन बख्शी साहब, मैं एक बात और समझना चाहता हूं आपसे, बहुत संक्षेप में, क्योंकि अभी चर्चा का दौर चलेगा, कि जो घटना है और जिस घटना से सारी चीज़ें ओरिजिनेट हो रही हैं, उसमें ये पहलू मीडिया में शिद्दत के साथ क्या उठा कि भाई किसी कैंपस में कौन आमंत्रित होता है सेमिनार में, वो क्या बोलता है। आप पहले से कैसे कोई संगठन तय कर लेगा कि वो देशद्रोही है, देशभक्त है या नहीं? ये सुप्रीम कोर्ट का काम है, ये कोर्ट्स का काम है, क्योंकि पेंडिंग मामला है। अभी तक पुलिस भी नहीं जांच कर पाई है कि वाकई उसके खिलाफ कोई मामला बनता है कि नहीं बनता है। ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कोई कैसे तय कर सकता है? क्या ये सवाल मीडिया में शिद्दत से उभरा? यही प्रश्न उन लोगों से पूछना चाहिए जो ये लगातार करते आ रहे हैं। जेएनयू कैंपस में इंदिरा गांधी को नहीं आने देना, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के सभा को डिसरप्ट करना, लाल कृष्ण आडवाणी को नहीं आने देना, उमा भारती की सभा को डिसरप्ट करना, मैं भी जेएनयू से हूँ, उमा भारती की सभा को, बाबा रामदेव को नहीं आने देना, अनेक वहाँ पर जो इस तरह के कार्यक्रम है उसको रोकना, तो एक तरफा नहीं है ये। देखिए, जब राजनीति के मैदान में आएंगे तो आपको जवाब मिलेगा। लेकिन आप जो जेएनयू में कर रहे हैं उसका जवाब आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में मिलेगा, मैं आ रहा हूं, देश के दूसरे विश्वविद्यालयों में मिलेंगे, आप बच नहीं सकते। जी कविता, आप क्या कह रहे हैं? पहले तो मैं तथ्यात्मक रूप से दो चार चीज़ों को रख दूं। एक तो मुरली मनोहर जोशी की सभा में खुद मैं रही और वहाँ पर सवाल उठाने की कोशिश भी की दिल्ली जेएनयू के अंदर, जिस समय मुरली मनोहर जोशी जी मंत्री थे, और बड़ी सभा हुई थी और बिल्कुल सफल, बहुत बड़ा, सबसे बड़े ऑडिटोरियम, जेएनयू के सबसे बड़े ऑडिटोरियम में हुई थी, कोई डिसरप्शन नहीं हुआ था। उमा भारती, कई नेता बीजेपी के, वो सब आराम से आकर के पब्लिक मीटिंग करके गए हैं, एक बात। दूसरी बात यह कि जहां तक प्रशांत मुखर्जी एसएफआई के नेता की जो बात है, उसकी पूरी वीडियो आप देखेंगे तो प्रशांत बुरी तरह से घिर करके पिट रहा है। उसमें एक मोमेंट जिसमें वो जवाबी, वो कोशिश कर रहा है वापस ये जवाब देने का, उस मोमेंट को उस फोटो में कैप्चर्ड है। पूरी वीडियो मेरे पास है, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। हिंदू ने आपके मुताबिक वही एक मोमेंट को कैप्चर किया, चला दिया ये मीडिया का। जी आप कह लें अपनी बात, सर अपनी बात कह लें, हम आएंगे आपके पास जरूर आएंगे। मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे ख्याल से एक वाइडर पैटर्न है कि जब रोहित की हत्या होती है तो उसकी जात पे बहस करो, जब अखलाक की हत्या होती है तो उसके, वो क्या मीट था उसके फ्रिज में, उस पर बहस करो, किसी लड़की का बलात्कार होता है तो वो कैसे कपड़े पहनी थी, उस पर बहस करो। और अभी अगर एक तरफा हमला हुआ है विद्यार्थी परिषद के द्वारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों पर, तो उसे वाम बनाम एबीवीपी का बहस बनाओ, उसे कश्मीर पर बहस बनाओ, उसे राष्ट्रवाद पर बहस बनाओ, और पूरा मैंने कहाँ से चीज़ों को तलाश करके बहस के लिए नई नई सामग्री जुटा। गुरमेहर कौर को रेप का थ्रेट मिल रहा है तो बहस बना दो कि उसने वीडियो में
में क्या कहा था वो उसने क्यों कहा, साल भर पहले के वीडियो में। जबकि वो 2 दर्जन से अधिक प्ले कार्ड्स थे, उसमें से एक प्ले कार्ड संभवतः केवल दिखाया गया है। सारे मेरे ख्याल से देखिए मीडिया में, वो मैंने देखी है, वो मैंने वीडियो देखा है, मीडिया के भी एक ठीक ठाक हिस्से ने इस काम को किया। ठीक है, इंडिया टुडे की जो कवरेज थी वो मेरे ख्याल से शेमफुल कवरेज है, शेमफुल कवरेज है गुरमेहर कौर वाली घटना को लेकर के। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि एक बात हमें कहनी होगी, जो मैं कहती हूँ कि एक नॉन लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन जेएनयू में हुआ करता था, फ्री थिंकर्स, जो कि लेफ्ट का सबसे बड़ा काउंटर फोर्स था 80s में। वो उसका स्लोगन था that I may not agree with you but I will fight for your right to say it। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा स्लोगन था, वॉल्टेयर जी। हाँ, तो ये जो स्लोगन है, मेरे ख्याल से ये तो कम से कम मीडिया का तो मंत्र होना चाहिए कि भाई अगर कोई कुछ कह रहा है, यूनिवर्सिटी कैंपसों में जाहिर सी बात है कि देश में जो भी बहस में है, देश में इंटरनेशनली, उन पर बहसें होंगी और होनी चाहिए। आप कुछ कहना चाहते थे? नहीं, मैं सिर्फ यह कहना चाह रहा हूँ कि एक तो जो कविता कृष्णन ने कहा कि तथ्यात्मक रूप से मुझे इस बात पर बहुत आश्चर्य होता है कि जो तथ्यात्मक रूप से गलत है उसको बार बार दोहरा के तथ्य के रूप में स्थापित किया जाता है। यानी जेएनयू में बीजेपी के नेता गए हैं, सरकारी लोग गए हैं, उनकी सभाएं हुई हैं, उनका डिस्ट्रप्शन नहीं हुआ है, लेकिन इस बात को बार बार कहा जाता है कि उनको रोका गया। ये बहुत चिंता का विषय है और इसको मीडिया भी उसी तरह प्रचारित करने लगता है। मैं यही जानना चाहता हूं क्योंकि आप दोनों लोगों के बीच राजनीतिक छात्र संगठन में काम राजनीतिक आप ये तथ्य गलत तथ्य आप शिवशक्ति जी इमरजेंसी के दौरान आप बोल रहे थे, आप गलत तथ्य मत आप सुनिए, इतना धीरज रखिए, गलत बात में धीरज रखा हूं मैं, आप इतना भी तथ्य आप गलत ना रखें। शिवशक्ति, मैं अपूर्वानंद प्लीज अब मुझे हस्तक्षेप करने दीजिए। देखिए, मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या ये फैक्ट्स, जिन तथ्यों को आप उजागर करना चाहते हैं, क्या मीडिया में ये सही रिपोर्ट नहीं हुए जिसकी वजह से आप लोगों को एक ही बात को 2 तरह कहने की छूट मिल रही है? मैं ठीक यही कह रहा हूं। हाँ। कि मीडिया यह भूमिका नहीं निभा रहा है। ओके। इसलिए कि रिपोर्टिंग का जो हिस्सा है वो रिपोर्टिंग का हिस्सा इतना कमजोर हो गया, और उसका एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। उसके बाद ये बात आगे बढ़ सकती है। वो ये कि जोधपुर विश्वविद्यालय में जो सेमिनार हुआ, यह सेमिनार 2 दिनों का सेमिनार हुआ जिसमें किसी भी अखबार का कोई रिपोर्टर नहीं था, लेकिन उसके दूसरे दिन वहां के स्थानीय अखबार ने उसकी पूरी रिपोर्ट छापी, और उसके 3 दिन बाद जब राजश्री राणावत निलंबित हो गई तो उसने अपनी पीठ ठोंकते हुए फिर एक बहुत बड़ी स्टोरी छापी, यह है हमारा इम्पैक्ट। यह इतना शर्मनाक था कि आपका रिपोर्टर नहीं है, दूसरे दिन भी रिपोर्टर नहीं है, आप राजश्री राणावत से एक बार बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप रोजाना खबर छापते जा रहे हैं कि वहां कश्मीर विरोधी बात हुई। और जेएनयू के जिस प्रोफेसर को बुलाया गया था उन्होंने भी कहा कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था, लेकिन वहां के स्थानीय अखबार, वहां के दूसरे अखबार उस पक्ष को छाप भी नहीं रहे हैं। तो मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि अखबारों ने रिपोर्टिंग करना कायदे से बंद कर दिया है, यह उनको करना चाहिए। विनय कुमार, आप एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप भारतीय प्रेस क्लब के महासचिव भी हैं। हम ये समझना चाहते हैं आपसे कि क्या वाकई इंडियन मीडिया के बड़े हिस्से ने स्पॉट पे जाकर रिपोर्टिंग करना बहुत सारे घटनाक्रमों का बंद कर दिया है? जो सवाल अपूर्वा उठा रहे हैं, जो कविता कृष्णन भी प्रकारांतर से कह चुकी हैं, मैं ये समझना चाहता हूं कि आखिर इस तरह के, अगर जिनको मीडिया समझता है विवादास्पद घटनाक्रम हो सकते हैं, वहां घटना पर वो रिपोर्टर क्यों नहीं भेजता? जैसे जोधपुर की बात हो या कहीं और की बात हो, दूसरे सोर्स से सुनकर रिपोर्ट करने से तो समाज में विवाद बढ़ रहे हैं, वजह क्या है? देखिए उर्मिलेश जी, आप स्वयं एक रिपोर्टर भी रहे हैं और मैं भी काफ़ी लंबे समय तक रिपोर्टर भी रहा और हिंदू में ब्यूरो चीफ भी रहा, मगर मैं ये बताना चाहूँगा बख्शी जी को कि हिंदू में हम ये चीज़ें बहुत सीरियसली लेते थे। अगर कोई ऐसा लैप्स हो गया हो तो मैं जानना चाहूँगा कि क्यों हुआ, क्योंकि मैं अभी उस अखबार में नहीं हूँ, मगर कभी भी कहीं भी जितने समय तक मैं करीब 25 साल तक हिंदू में रहा और रिपोर्टर भी रहा, विभिन्न चीज़ों को कवर भी किया मैंने, मूवमेंट्स को भी कवर किया, इलेक्शंस को भी कवर किया, और बहुत ज़्यादा मैंने वीएचपी बीजेपी वगैरह भी मैं कवर करता था, होम मिनिस्ट्री भी कवर की, मगर हमारे यहाँ कभी हम आप साथ कर चुके हैं कई। जी उर्मिलेश जी, हमारे यहाँ कभी हिंदू में इस तरह का किसी ने नहीं कहा। जब उस समय हमारे ब्यूरो चीफ हुआ करते थे या एडिटर मिस्टर राम हुआ करते थे, मिस्टर रवि, कि किसी भी चीज़ को छुपाया जाए। हिंदू में हमेशा इस चीज़ पर जोर रहा कि डोंट सप्रेस एनीथिंग, राइट एवरीथिंग, इट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द एडिटर टू डिसाइड व्हाट गोज इनटू द प्रिंट।
तो हम हमेशा से इसको एक ब्रह्म वाक्य समझ के हमारे यहाँ रिपोर्टिंग होती थी, और अगर कोई रिपोर्टर ना जाके उसको रिपोर्ट करे तो आप समझिए कि पत्रकारिता का किस गड्ढे में जा रही है। तो हिंदू में तो कम से कम इस तरह कभी नहीं हुआ, और बाकी भी अखबारों के बारे में जिनकी वर्किंग को मैंने देखा है, वहाँ पर इस तरह की चीज़ों को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। ये मैं समझता हूँ, जो जैसे उर्मिलेश जी ने कहा, कभी ये हो सकता है कि कोई रिपोर्टर नहीं गया और टू कट कॉर्नर्स आपने यहाँ से सुना, वहाँ से सुना और एक रिपोर्ट तैयार कर दी। जैसे अपूर्वानंद जी बता रहे थे कि किसी स्थानीय अखबार ने 1-2 दिन बाद वो खबर छापी। ज़्यादातर अगर नहीं हुआ तो उसमें न्यूज़ एजेंसीज हैं जिनके रिपोर्टर हमेशा मौजूद रहते हैं। हमेशा कोई भी अगर इस तरह का कार्यक्रम हो, नहीं, लेकिन क्या आप मानते हैं कि ये ट्रेंड बढ़ा है मीडिया में? आपको लगता है ये ट्रेंड बढ़ा है कि स्पॉट पे रिपोर्ट नहीं की जाती और किसी और सोर्सेज से, दूसरे माध्यमों से रिपोर्ट छाप करके और एक नया विवाद पैदा किया जा रहा है? नहीं उर्मिलेश जी, विवाद पैदा किया जाना तो एक डेलिबरेट चीज़ हो गई, मगर ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर 100 घटनाएं होती हैं तो हो सकता है कि 1 या 2 या 3 घटनाएं इस तरह की भी हुई हों कि जहां पे वो रिपोर्टर वहां स्पॉट पर नहीं पहुंचा या नहीं पहुंची और इस तरह की लेकिन रिपोर्ट लिख दी। आप ये भी देखेंगे कि जर्नलिस्ट के खिलाफ कितना वायलेंस हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो हमने तो पटियाला स्पोर्ट में हुआ, आप देख चुके हैं, जेएनयू इशू पर देख चुके हैं। लेकिन एक दूसरा प्रश्न उठता है विनय, जो शायद इन दिनों जब से टेलीविज़न बहुत बड़ा है मीडिया में उसका हिस्सा, कि कई दफ़ा जो चीज़ें आधिकारिक तौर पे, वैधानिक तौर पे सामने नहीं आई हैं, उनको भी मीडिया में हेडलाइंस में बहुत महत्वपूर्ण ढंग से पेश किया जाता है। जैसे एंटी नेशनल, जैसे कश्मीर के देशद्रोही, जैसे ऐसा लगता है जैसे कश्मीर के बारे में जो भी बात करेगा देश में, कश्मीर के बाहर, वो जरूर देशद्रोही होगा। आई मीन इस तरह के ट्रेंड, अब जैसे मैंने स्वयं देखा, देश के एक बहुत बड़े अंग्रेजी चैनल, अपूर्वानंद कह रहे थे कि अंग्रेजी चैनल्स की रिपोर्टिंग गुरमेहर कौर इशू पर ज़्यादा बैलेंस थी, मुझे तो नहीं ऐसा लगता, खैर, लेकिन वो एक अलग बहस का विषय है। अंग्रेजी चैनल के एक बड़े एंकर को मैंने कहते सुना गुरमेहर की मां से इंटरव्यू के दरमियान कि आपकी बेटी ने और सब बातें सही कही, लेकिन उसने पाकिस्तान को क्यों नहीं कहा कि उसके पापा को पाकिस्तान ने ही मारा। अब इसको एक बड़े व्यापक संदर्भ में गुरमेहर ने बात कही है। उसके 36 जो या 34 या 30 जो भी प्ले कार्ड्स हैं, अगर उनको आप कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बात समझ में आती है कि वो युद्ध विरोधी शांति के पक्ष में बात कर रही है। लेकिन एंकर का ये कहना, वो भी सीनियर पद पर बैठे एंकर का कहना, ये क्या बताता है? ये उर्मिलेश जी, मैं समझता हूँ कि ये ट्रेंड बहुत ही गलत है कि जब आप जजमेंटल होने लगे। मीडिया को के अपनी ओपिनियन देने के लिए मीडिया में हमेशा एडिटोरियल पेज है अखबारों में, और जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात आप करें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी ये देखने में आया कि टीआरपी की रेटिंग्स को लेकर अगर एक चीज़ जो दिखाना चाहते हैं वो दिखाया। अगर आप 100 लोगों की भीड़ को इस तरह भी दिखा सकते हैं कि जैसे आपको लगेगा हज़ारों की भीड़ है, किसी को मारते पीटते हुए भी आप इस तरह दिखा सकते हैं कि जैसे बहुत लार्ज स्केल पर वायलेंस हो गया। ये सब बातें सच नहीं होती, और बड़ी सारी चीज़ें जैसे आपने कहा खुद कॉन्टेक्स्ट से निकाल के इनको पेश किया जाता है, तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा सकता है। और ये भी नहीं है कि जो आपने आंखों से देखा टीवी चैनल के पर्दे पर जो आप देख रहे हैं, जो आंखों देखी आप देख रहे हैं, पूर्णतया 100% सच है। वो भी हमने देखा कि वो नहीं है। क्योंकि सेंसेशनलिज्म बिकता है। अगर वो बिक रहा है और टीवी चैनल की टीआरपी बढ़ रही है, हो सकता है जो सुबह 11 बजे दिखाया गया हो, आप प्राइम टाइम बुलेटिन में देखेंगे उसका कहीं जिक्र ही नहीं है। मगर प्रिंट मीडिया में ऐसा नहीं है। प्रिंट मीडिया में आप देखेंगे जो एक बार छपा है अखबार में, इट बिकम्स फर्स्ट रफ ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री। जर्नलिज्म वही तो है, और अगर उसको आप नकार नहीं सकते। प्रिंट मीडिया में जो छप गया वो रिकॉर्ड पर आ गया, मगर टीवी चैनल में हमेशा ये हेडलाइंस बदलती रहेंगी। मैं आ रहा हूं विनय। शिवशक्ति, एक मैं ये समझना चाहता हूं, हो सकता है आपका बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव हो, कि एक मीडिया में फ्री स्पीच बनाम देशभक्ति, फ्री स्पीच बनाम राष्ट्रवाद, ये जो विमर्श उभर कर सामने आ रहा है, क्या ये आपको लगता है देश के लिए, मीडिया के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, जर्नलिज्म के लिए ये वाजिब चीज़ है? क्योंकि फ्री स्पीच का फोरम तो मीडिया है, मीडिया स्वयं फ्री स्पीच की बात करता है, उसका धर्म यह है। ये मीडिया में कहीं ना कहीं मीडिया जाने अनजाने एक प्रकार की स्टीरियोटाइपिंग करती है जी, और इसके जो अपने प्रेजुडिसेस हैं पहले से, चाहे रिपोर्टर्स के हों या एडिटर को, इससे ऊपर उठना चाहिए। तो ये अपने जो प्रेजुडिसेस हैं, इसके जो बायस हैं, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है। आप देखिए बहुत सारे विषय में ऐसे लगता है कि मीडिया ने पहले ही मन बना लिया है और पहले ही किसी को फांसी पर चढ़ा देंगे।
कोर्ट का भी फैसला नहीं आया उसके पहले ही वो अपना फैसला सुना देते हैं। यही सवाल है कि रामजस कॉलेज में एक छोटी सी बात कि रामजस कॉलेज में जिस छात्र को लेकर सारा विवाद हुआ, कोर्ट का कोई फैसला नहीं है। कोर्ट की बात छोड़िए, पुलिस का कोई फैसला नहीं है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन नहीं अभी तक कंप्लीट है 1 साल के बाद। तो ये सारा विवाद कैसे? इसी का मैं दूसरा पहलू आपको बताता हूं। पहले इस पहलू पर बात कर लें शिव शक्ति। ये क्योंकि दोनों कनेक्टेड। हाँ, इसका दूसरा पहलू यह है कि जिस प्रकार से मीडिया ने यह भी दिखाया कि विद्यार्थी परिषद के लोगों ने मारपीट किया, विद्यार्थी परिषद के लोगों ने वायलेंस किया, तो आखिर उसके पहले रिपोर्टिंग कहाँ, किसने ये जज किया? आखिर वहां तो सारे कैमरे लगे थे, वहां तो सर टीसीओं पर कैमरे लगे थे। उमर खालिद के मामले पे कह रहे हैं, टीसीओ कैमरे, शिव शक्ति वहां टीसीओ कैमरे लगे थे, उसके एविडेंस लाए ना। खुद वहां जर्नलिस्ट कोई भी विद्यार्थी परिषद का कोई भी जो कि पोस्ट होल्डर हो, ऑफिस बेयरर हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखाई पड़े, तब तो आप कह सकते हैं विद्यार्थी परिषद महामेधा नागर कौन है? महामेधा नागर क्या मैं तो आज तक नाम अभी नहीं सुना हूं, वो सारे चैनलों पर एबीवीपी की तरफ से आ रही बोलती होगी, है। लेकिन क्या इस पूरी घटना में सर मीडिया में देखिए आप सर इस डिबेट को ट्रिविलाइज कर रहे हैं। मैं जो बात कर रहा हूं उसको आप नहीं समझ रहे। कविता आप फिर इसको ट्रिविलाइज कर रही है पूरे मीडिया में। यह वीडियो बहुत ही वायरल है कि कैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सतेंद्र अवाना इसमें दो तरह के अवाना का वीडियो ये तो मेरे पास है। लेकिन एक प्रश्न अपूर्वानंद जो उठा रहे हैं, कम से कम बहुत महत्वपूर्ण सवाल, और उन्होंने ईमानदारी से ये बात उठाई कि ये जो फ्रेम बनाया जा रहा है कि फ्री स्पीच बनाम राष्ट्रवाद, अब जाहिर है इसे केवल मीडिया नहीं बना रहा है, इसे जाहिर है कि बहुत सारे गैर सरकारी संगठन, छात्र संगठन, बहुत सारे सरकार में बैठे लोग ये बना रहे हैं। तो क्या ये मीडिया जो स्वयं फ्री स्पीच का सबसे बड़ा अपने को पैरोकार कहता है, जिसके लिए वो हर जगह तरसता है कि काश हमें और ज़्यादा लोकतांत्रिक ढंग से सांस लेने का मौका मिले, वो स्वयं इसको क्यों बना रहा है? वजह क्या है? देखिए, मीडिया के लिए जो फ्रेम होना चाहिए, जिसको आपने कहा डिफ़ॉल्ट सेटिंग होनी चाहिए, वो है जनतंत्र। जनतंत्र यानी स्वतंत्र चिंतन का अधिकार, स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार। लेकिन मीडिया ने पिछले दिनों राष्ट्रवाद को अपना चौकटा बना लिया है। यानी वो पहले यह साबित करता है या पहले यह डिक्लेयर करता है कि मैं राष्ट्रवादी हूँ, उसके बाद अब मैं बोलना शुरू करता हूँ। जब तक वह इस अपराध बोध से नहीं निकलेगा कि वह उसे राष्ट्रवादी खुद को सिद्ध नहीं करना है, उसे जिस बात पर जोर देना है वह है सोचने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, जिसमें राष्ट्रवाद की किस्मों पर सवाल उठेंगे और उन सवालों को मीडिया में जगह मिलेगी। लेकिन मीडिया घबरा गया है, इसलिए पहले हर कोई एक आत्मस्वीकृति करता है, एक घोषणा करता है कि नहीं हम राष्ट्रवाद पर प्रश्न नहीं कर रहे हैं, उसके बाद अब हम बोलना शुरू कर रहे हैं। यह मैंने पिछले 3 वर्ष में खासकर प्रवृत्ति देखी है और ये बहुत चिंताजनक है। इसके चलते होगा ये कि बोलना संकुचित हो जाएगा, आप रिपोर्टिंग भी उसी के अनुसार करने लगेंगे जी, बल्कि टेंडेंशियस रिपोर्टिंग करेंगे और गलत रिपोर्टिंग करेंगे। कविता, आप इसको कैसे देखती हैं? हाँ, मैं भी इसे इस रूप में देखती हूँ कि कई चीज़ों पे जो साइलेंस हो गया, जैसे मैं कह रही हूँ कि मैं नहीं जानती कि जो बस्तर ले लीजिए, बस्तर ले लीजिए या जो ले लीजिए मध्य प्रदेश में आईएसआई के आरोप लगे हैं किसी पर, ध्रुव सक्सेना पर, जिनका भाजपा वीएचपी वगैरह के साथ में संबंध बताए जा रहे हैं। मैं नहीं जानती कि वो सचमुच में गिल्टी हैं कि नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका मैं कहती हूँ अगर ये बंदा जेएनयू का होता या मुस्लिम होता तो जिस तरह से वो हेडलाइन बनते, या कच्छ में जो है गैंगरेप के और सिस्टमैटिक ट्रैफिकिंग के आरोप, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के आरोप भाजपा के लोगों के बंगाल पे, ये जो है ये प्राइम टाइम न्यूज़ चैनल्स पे डिबेट के सवाल नहीं बनते हैं, ठीक है। जबकि जेएनयू का कोई छात्र जो है उस पर अगर रेप का आरोप लगता है तो वो ज़रूर, वो तो पूरे जेएनयू पर, पूरे वामपंथ पर, पूरे सब चीज़ों पर, वो सारे अखबारों पे, सारे चैनलों पे ये बड़ा न्यूज़ बन जाता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको एक बायस दिखती है। इवन राष्ट्रवाद पर भी जब आप बात कर रहे हैं तो आप कैसे हो सकता है कि आपके प्रधानमंत्री जो हैं वो किसी रेल एक्सीडेंट को आईएसआई का हाथ बता दे रहे हैं उसमें यूपी चुनावों में, लेकिन आप पर आईएसआई के आरोप खुद आपकी पार्टी के लोगों पे लगा है, वो जो है वो कनेक्शन, वो कनेक्टिंग ये जो सवाल उठा रहे हैं और कमोबेश तीनों लोग जो एक राजनीतिक सोच अलग अलग रखते हैं, लेकिन मीडिया के भले ही पार्ट ना हो 2 लोग, लेकिन मीडिया में विमर्शों में शामिल होते हैं मीडिया के। हम आपसे समझना चाहते हैं कि इनकी जो बातें हैं, इनकी जो टिप्पणियां हैं कि मीडिया एक तो बायसनेस उसकी बहुत ज़्यादा गहरी हो गई है, और दूसरी कि कहीं ना कहीं वो वन साइडेड हो रहा है। क्या ये बात आपको भी लगती है सही जब शाम को आप टेलीविज़न चैनल खोलते हैं? नहीं उर्मिलेश जी, आप एक ब्रश से सबको पेंट नहीं कर सकते। देखिए, मैं समझता हूँ कि होगा किसी का कोई बायस होगा,
कि इस खबर को ज़्यादा जगह देनी है, इसको प्रमुखता से छापना है, इसमें हेडलाइन ज़्यादा पॉइंट की लगानी है, ये सब बायस हो सकते हैं। जैसे आज राष्ट्रपति के स्पीच को आप देख लीजिए, मैं समझता हूँ सभी अखबारों ने उसको फ्रंट पेज पर छापा है और सभी ने प्रमुखता दी है उसके ऊपर। और लेकिन ये कईयों ने सवाल नहीं editorial उठा भी कि लिखा है। लेकिन ये सवाल नहीं उठा कि राष्ट्रपति की इस तरह की जो टिप्पणी आई है, ये सरकार के अंदर जो एग्जीक्यूटिव पदों पर लोग हैं वो क्यों नहीं बोल रहे हैं इस तरह की संजीदा बात? नहीं, वो देखिए, आज तो अभी कल राष्ट्रपति ने कहा है, आज एक अखबार में इस पे एडिटोरियल मैंने देखा। हो सकता है 1-2 दिन में और भी एडिटोरियल्स आए, और राष्ट्रपति पहले भी सचेत कर चुके हैं इस इन्हीं मुद्दों को लेकर। मगर जो आपकी बात है, ब्रॉड बात, जो आपकी बायसेस कहाँ इसके तक पहले कोई एडिटोरियल नहीं आया। हाँ, पिछले 7 दिनों से ये चल रहा है जी। लेकिन इस तरह का कोई संजीदा एडिटोरियल टिप्पणी पहले कभी भी बड़े अखबार छोड़ते नहीं थे इस स्पेस को, लेकिन मैं नहीं देखता कि कहीं आ रही है। 2-3 राइटअप छपे यूनिवर्सिटीज के एक्सप्रेस का आया, उसमें इंडियन एक्सप्रेस, सॉरी इंडियन इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्रेस को छोड़कर। नहीं, वो तो लगातार लिख रहे हैं, लेकिन हम बड़े अखबारों की बात कर रहे हैं, बड़े चैनल्स की बात कर रहे हैं जी। तो अभी क्योंकि ये घटनाक्रम चल रहा है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि उसी दौरान कुछ आए, मगर कई एडिटोरियल्स और राइटअप्स आते हैं। मगर ये बात जो आप कहें कि पूरे मीडिया को आप एक तरह से इसमें पेंट करना, मैं समझता हूँ वो बिल्कुल वाजिब नहीं होगा। हमारे पास समय खत्म हो चला है, लेकिन शिव शक्ति जी आप बताएं। राष्ट्रपति जी का भी जो स्पीच आया है, उसमें भी उन्होंने कहा कि लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म, उन्होंने शब्द यूज किया लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म और डिसेंट की बात की है, वो होना चाहिए, और इसको सभी लोग स्वीकारते हैं। लेकिन साथ ही आप यदि देखेंगे हमारे संविधान में भी आर्टिकल 19(2) मैं वो कह चुका हूं शुरुआत में ही कहा इसलिए ये कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है। लेकिन तो अभी तो विमर्श ये चल रहा है, लेकिन अभी तो कविता ये विमर्श चल रहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने और सोचने की आजादी की सीमा तय होनी चाहिए। तो क्या ये मीडिया पर संविधान ने तय कर दिया? क्या ये मीडिया पर रिफ्लेक्शन नहीं है? संविधान ने तय कर दिया। मैं कह रही हूँ कि मैं एक डायरेक्ट उदाहरण लेना चाहती हूँ कि उमर खालिद रामजस कॉलेज में क्या बोलने जा रहे थे, वो रवीश के कार्यक्रम पर रवीश ने बहादुरी से दिखा दिया है। उमर खालिद का लेख इंडियन एक्सप्रेस में छप चुका है। अब ये चीज कौन से संविधान के किस धारा का उल्लंघन हो रहा है? मीडिया, संविधान बस्तर में मार डाला जा रहा है, उसकी हत्या हो रही है बस्तर के अंदर, उस पर लेकिन हम दिल्ली में बैठ करके बोल नहीं सकते हैं। अभी छत्तीसगढ़ का एक पत्रकार जेल से निकला है। बहरहाल हमारे पास समय खत्म हो चला और अब शिव शक्ति, अब हमारा वाकई समय नहीं है। हम आज की चर्चा का समापन करते हैं और मुझे लगता है कि आज आप सभी लोगों ने इस बहस में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संविधान लागू होने के 65 साल बाद भी अपने यहाँ फ्री स्पीच का एक बड़ा पहलू यानी प्रेस फ्रीडम की हालत कितनी दयनीय है, इसका सबूत देता है प्रेस फ्रीडम का इंटरनेशनल इंडेक्स। 180 मुल्कों के बीच हम प्रेस फ्रीडम के मामले में 133वें नंबर पर हैं। हमारे देश के राष्ट्रवादी खुश हो सकते हैं कि पाकिस्तान का हाल हमसे भी बुरा है, वह 147वें नंबर पर है। क्या हमसे भी ज़्यादा प्रतिबंध के चलते वह हमसे ज़्यादा खुशहाल हो गया? दूसरी तस्वीर है कि बोलने लिखने की आज़ादी के मामले में दुनिया के 132 देश हमसे ऊपर हैं। ऐसे देशों में फिनलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, कोस्टारिका, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, जमैका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और फ्रांस आदि शामिल हैं। क्या ज़्यादा फ्री स्पीच के चलते इनका राष्ट्रवाद मरियल हो गया? क्या इनका विकास थम गया? क्या ये हमसे भी बेहाल हैं? क्या ये अपने पड़ोसियों से आज सुरक्षित महसूस करते हैं? क्या इनके यहाँ दुनिया के सर्वाधिक अशिक्षित, सर्वाधिक भूखे, सर्वाधिक बेरोजगार रहते हैं? क्या ये सच नहीं कि इन मुल्कों को खुशहाल बनाने में फ्री स्पीच यानी बोलने और सोचने की आज़ादी, इनके व्यापक दायरे का भी बड़ा योगदान है? इसी सवाल के साथ फ्री स्पीच को राष्ट्रवाद, देशभक्ति आदि के विलोम के तौर पर पेश करने की खतरनाक सोच पर चली आज की बहस का समापन करता हूं। नमस्कार।